नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। पहले से ही कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के साए में जी रहे लोगों पर निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है। केरल इस समय कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। लगातार सक्रिय मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। अब इस कोरोना खतरे के बीच केरल के सामने निपाह वायरस की चुनौती आ गई है। रविवार को एक 12 साल के बच्चे ने इस वायरस की वजह से अपना दम तोड़ दिया है। यह वायरस मलेशिया, सिंगापुर और बांग्लादेश में अपना कहर बरपा चुका है। अब भारत में पहली मौत हो गई है। 2 दशक पहले 1998 में मलेशिया के कामपुंज सुंगाई निपाह गांव के स्वरों में इस वायरस की पहली बार पहचान हुई थी। एक व्यक्ति की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस कारण इसका नाम निपाह वायरस पड़ा है। उसी दौरान यह संक्रमण बीमारी सिंगापुर में फैली थी। उसके बाद 2004 में बांग्लादेश में यह बीमारी फैली। कोरोना के तरह निपाह वायरस भी काफी तेजी से फैलता है। ये चमगादड़ या फिर सुअर के जरिए इंसानों में आ सकता है। खतरे की बात यह है कि एक संक्रमित इंसान निपाह वायरस को कई दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। मतलब एक ही वजह से कई लोगों की मौत हो सकती है, संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अलग अलग वायरस इंसानों पर क्यों कर रहे हैं हमला। कोरोना के साथ साथ क्या निपाह से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब के साथ मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोरोना गया नहीं कि फैलता जा रहा है निपाह। निपाह वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट। देश भर में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। सबसे ज्यादा मामले इस वक्त केरल से सामने आ रहे हैं। ये राज्य इस समय कोरोना ही नहीं बल्कि निपाह वायरस से भी जूझ रहा है। भले ही दोनों ही वायरस नेचर में एक जैसे हों, लेकिन दोनों अपने अपने तरीकों से काफी अलग हैं। कोझिकोड जिले से कुछ दूर माउर में 12 साल के बच्चे की निपाह वायरस से मौत होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिस इलाके में निपाह की वजह से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, वहां पर 3 किलोमीटर के दायरे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अभी के लिए सरकार ने इस वायरस के केरल में 188 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स भी ढूंढ निकाले हैं। कोरोना की तरह निपाह वायरस भी काफी तेजी से फैलता है। ये चमगादड़ या फिर सुअर के जरिए इंसानों में आ सकता है। खतरे की बात यह है कि एक संक्रमित इंसान निपाह वायरस को कई दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। मतलब एक ही वजह से कई दूसरे लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस एक खतरनाक वायरस है। यह जानवरों और इंसानों में एक गंभीर बीमारी को जन्म देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाल में इस वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने की पुष्टि हुई है। ऐसे में केरल पर कोरोना के खतरे के बीच निपाह का भी खतरा मंडरा रहा है, जो कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। निपाह वायरस को एक जूनोटिक संक्रमण यानी कि एक ऐसा संक्रमक जो प्रजातियों के बीच जानवरों से इंसानों में या इंसानों से जानवरों में फैलता है। 1999 में इस वायरस को अलग कर दिया गया और इसकी पहचान की गई। इस बीमारी का नाम मलेशिया के एक गांव सुंगाई निपाह के नाम पर रखा गया था। निपाह वायरस सुअर, कुत्ते, बकरी, बिल्ली, घोड़े और भेड़ से भी हो सकते हैं। माना जाता है कि यह वायरस नेचर में फ्लाइंग फॉक्स द्वारा बनाया रखा जाता है, जो संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाता है। दूसरी ओर चीन के वुहान में पहले मामले का पता चलने के बाद 20 महीने बाद भी SARS-CoV-2 के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। शुरुआत में यह माना जाता था कि यह वुहान में एक बाजार से मिला था। यह मेड इन लैब या मेड इन चाइना वायरस था या नहीं, इस पर बहस अभी भी जारी है। कोरोना की तरह ही निपाह वायरस का भी कोई इलाज नहीं है। इन दोनों के खिलाफ ही अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि वर्तमान में निपाह वायरस के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त इलाज उपलब्ध नहीं है। निपाह वायरस से संक्रमित रोगी 24 से 48 घंटे में कोमा में पहुंच सकता है। संक्रमण के शुरुआती दौर में मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है। कुछ मरीजों में न्यूरो से जुड़ी दिक्कतें भी होती हैं। साल 1998 से 99 में केरल में यह बीमारी तेजी से फैली थी। उस वक्त इस वायरस की चपेट में 265 लोग आए थे। अस्पतालों में भर्ती हुए इनमें से करीब 40% मरीज ऐसे थे जिन्हें गंभीर नर्व्स बीमारी हुई थी और ये बच नहीं पाए थे।
आरटी-पीसीआर का इस्तेमाल कोरोना और निपाह वायरस दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। सबसे पसंदीदा और सबसे सेंसिटिव डायग्नोसिस पीसीआर है। अभी के लिए निपाह का इलाज सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है, जैसे चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से बचें, जमीन या फिर सीधे पेड़ से गिरे फल ना खाएं, मास्क लगा कर रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। वहीं अगर कोई भी लक्षण दिखाई पड़े तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो निपाह वायरस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं, और डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और दोनों मेहमानों का जनतंत्र टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। निपाह वायरस, एक तरफ कोरोना संकट अभी भी चल रहा है, तीसरी लहर आने के अंदेशा अभी भी जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सितंबर के लास्ट तक तीसरी लहर आ सकती है, और ऐसे में निपाह वायरस का आना कितना बड़ा खतरा? कम नहीं हुआ है और हम लोग अपने आप को बिल्कुल थर्ड लेयर के लिए, जैसे डॉक्टर्स और सारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को तैयार रखे हैं कि थर्ड लेयर जो थर्ड वेव है वो कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। इसमें निपाह का आना इज वेरी डीमोरलाइजिंग और हेल्थ सिस्टम के लिए काफ़ी प्रेशर भी है। निपाह के लिए जैसे आपकी अभी एक ब्रीफ अपडेट में मैंने देखा, आप लोग ने सभी कुछ इसमें कवर किया है कि कैसे फैलता है, कहाँ से आता है। तो ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये भी एक आरएनए वायरस है कोरोना की तरह, लेकिन दोनों की फैमिली अलग है। वो कोरोना वायरस फैमिली कोरोना विरिडी फैमिली की है, ये पैरामिक्सोविरिडी फैमिली की है निपाह वायरस। और दोनों ही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या रेस्पिरेटरी माध्यम के द्वारा ही हमें सब होता है, और इसमें लंग्स ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। लंग्स से ये स्पिल ओवर होके आपको एनसेफेलाइटिस कर सकता है ब्लड इन्फेक्शंस करने के बाद, और ये जब एनसेफेलाइटिस हो जाता है तो ये बीमारी बड़ी गंभीर हो जाती है। कई बार निमोनिया भी इतना गंभीर हो जाता है, जिस तरह से हमने कोरोना में देखा है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने लगती है, और पेशेंट की अगर इम्यूनिटी कम है तो वो डिटोरेट होने लगता है और अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना के ही तरह ये एक दूसरे को फैल सकता है मरीजों से, इसलिए जब ये केस हमें जैसे केरल में मिला है, एक बच्चा मर गया है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस बहुत ही प्राइमरी माध्यम है इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए। एक अच्छी बात निपाह में ये है कि इसमें आपको पता है कि आपका सोर्स एनिमल ओरिजिन है, ये ज़ूनोटिक डिजीज़ है, और इसमें आपको पता है ये बैट से होता है, गोट से है, पिग से है, और भी एनिमल हैंडलर्स हैं जिनको ये हो सकता है। ये एनिमल टू ह्यूमन आता है। कोविड में हमें ये पता नहीं चल पाया आज तक कि एग्जैक्टली सोर्स क्या है, ये आपका एनिमल से आया है या ह्यूमन थ्रू है, तो हम उसको कंटेन नहीं कर पाते। निपाह में हमें पता है कि ये बैट से है, तो हम बैट की कलिंग कर सकते हैं, बैट के वाले एरिया को कंटेन करके सेग्रीगेट कर सकते हैं, हम वहाँ पे बाकी लोगों को जाने से मना कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी वायरस तो दोनों ही बहुत ही हाई मोर्टालिटी के हैं। निपाह की अराउंड मोर्टालिटी 40 to 75% कोटेड है, तो इसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी को कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस आ रही है सामने, साइन एंड सिम्टम्स ज़रा भी दिख रहा है, फ्लू जैसा है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है, तो उससे तुरंत निकटतम चिकित्सक के जाके अपना इलाज और टेस्टिंग करवानी चाहिए। सुरुचि जी, जैसे कोरोना में शुरुआती लक्षण जिस तरह से पता चलते हैं कि सिरदर्द शुरू होगा, आपको हल्का सा फीवर आएगा, अब कोरोना को थोड़ा सा बेहतर लोग जानना शुरू हुए हैं, ऐसे में निपाह इसके शुरुआती लक्षण क्या है? अगर किसी इंसान में निपाह वायरस पहुंच गया है, इसकी अगर जांच करनी हो या शुरुआती जो लक्षण से पहचानना हो, तो किस तरह से पहचाना जाएगा? ये बिल्कुल फ्लू जैसा होता है, एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। इसमें बुखार होगा, सर्दी खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और मांसपेशियों में पेन हो सकता है। सिम्टम्स आर सिमिलर टू लाइक कोविड, कोई भी रेस्पिरेटरी लाइक इन्फ्लुएंजा एंड फ्लू जैसा ही इसका सिम्टम होता है। ये बीमारी कॉम्प्लिकेट होने पे आपको एनसेफेलाइटिस के फीचर भी आएंगे, बुखार के साथ ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा,
जो बच्चा है या एडल्ट है उसको शिजर्स आएंगे, झटके लग सकते हैं, उसकी बॉडी में अकड़न हो सकती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। रेस्पिरेटरी प्लस एनसेफेलाइटिस के सिम्टम्स आपको जिसमें देखने को मिल सकते हैं। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। रजनीश जी, जैसा बता रही हैं सुरुचि जी कि कोरोना और निपाह दोनों में बहुत समानताएं हैं, ऐसे में अगर कोरोना किसी को हुआ है या निपाह किसी को हुआ है, इनमें कैसे फर्क किया जाए, इलाज कैसे किया जाए, और क्या दोनों का इलाज सेम है या दोनों का इलाज अलग अलग है? निपाह में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही वायरल डिजीजेज हैं और दोनों में सिम्टम्स काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, पर अगर कोई आदमी उस एंडेमिक एरिया में है जहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, जैसे इस समय केरला में आउटब्रेक हुआ है, या उसको कोई ऐसी हिस्ट्री है, मेन हम हिस्ट्री से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी फलों, कोई कटे फल खाए हों उसने, या कोई पिग फार्म, सुअर फार्म के आसपास काम करता है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर है, तो वहाँ पे हमें अपना इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, मतलब अपना सोच इस बारे में जरूर सोचना है कि इसको निपाह भी हो सकता है। तो उसके अलग टेस्ट हैं, जैसे कि PCR बेस्ड टेस्ट या एलिजा बेस्ड टेस्ट। इन दोनों टेस्ट से हम निपाह वायरस को पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कुछ खास अभी निपाह का हमारे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, लक्षणों के आधार पर ही इलाज किया जाता है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन एट प्रेजेंट उपलब्ध नहीं है। रजनीश जी, ये भी समझना चाहेंगे, अगर किसी में निपाह वायरस पाया जाता है, वो उससे संक्रमित हो जाता है, तो उसको एहतियात क्या बरतनी होगी? जो लोग संक्रमित हैं उनको अगर कोई सिम्टम आने शुरू हुए हैं तो उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। जो लोग ऐसे पेशेंट की केयर में हैं उनको खास तौर से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि जो निपाह की केस फैटेलिटी रेट है, मतलब जो मोर्टेलिटी है, वो बहुत हाई है। 40 to 75% ऑफ द पेशेंट सर्वाइव नहीं करते निपाह वायरस के बाद। तो अगर ऐसे लोग जो निपाह पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में हैं उनको स्पेशली ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करें, और पेशेंट को जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर वो एंडेमिक एरिया में है, उसको ऐसी कोई हिस्ट्री है, किसी बैट के कांटेक्ट में आया है, या कोई कटे फल खाने के बाद उसको हुआ है, या वो पिग फार्म में काम करता है, या वो हेल्थ केयर वर्कर है जहाँ पे निपाह के केसेस हैं, तो उनको एट द अर्लीस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और सुरुचि शुक्ला जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, इस समय जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, अब धीमे धीमे ठंड का मौसम आने वाला है, ऐसे में बहुत सारी बीमारी वैसे भी लोगों को सता रही हैं। वायरल चल रहा है इस समय, फ्लू चल रहा है इस समय, और तमाम तरह की बीमारियां चल रही हैं। ऐसे में कोई निपाह से ग्रसित है, कोरोना से ग्रसित है, वायरल फीवर है, इन सबको कैसे अलग किया जाएगा? जी, अनफॉर्चुनेटली इन सब के लक्षण आप काफी क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट उपलब्ध होते हैं जिससे हम ये वायरसेस को, जैसे आपने कहा फ्लू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, निपाह है, ये एक RT-PCR लेवल पे ये सब अलग अलग किए जा सकते हैं। निपाह, कोविड, और इसके लिए हमें रेस्पिरेटरी सैंपल्स चाहिए होते हैं। वायरल ट्रांसपोर्ट मॉनिटर में हमें नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब चाहिए होता है। वो उसको RT-PCR पे लगा के आप बता सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर पेशेंट में इसका निपाह का वायरस या कोविड का वायरस है कि नहीं है। ये सेम लाइक कोविड टेस्टिंग होती है, वैसी निपाह की भी टेस्टिंग होती है, सेम टाइप का सैंपल कलेक्शन होता है। डेंगू और फ्लू के लिए भी आपके लिए सेम रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो उसमें वायरल ट्रांसपोर्ट मॉनिटर में आपको, मीडिया में आपको नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब कलेक्ट करना होता है। डेंगू के लिए आपको ब्लड का सैंपल चाहिए होता है। ब्लड के सैंपल्स में आप एलाइजर्स लगा सकते हैं, रैपिड टेस्ट लगा सकते हैं, PCR लगा सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आपके सैंपल कलेक्शन होती है। रेस्पिरेटरी सैंपल है तो रेस्पिरेटरी सैंपल, सिम्टम्स है तो सैंपल लिया जाएगा, या फीवर है तो आपका ब्लड लेंगे। उस तरीके से आपके सैंपल कलेक्शन होती है और टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप अलग अलग कर सकते हैं, ये वायरस है, ये वायरस है, या ये वायरस है। रजनीश जी, जैसा देखा जाता है आमतौर पर ग्रामीण और क्षेत्र में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जी सुरुचि जी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग, जैसे डेंगू में हम देखते हैं, हाँ, जैसे हम डेंगू में देखते हैं प्लेटलेट कम होता है, हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला जाता है, तो उसके सिम्टम्स भी कंप्लीट ब्लड काउंट, TLC एंड अदर पैरामीटर्स करा के आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रजनीश जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि आमतौर पर जब किसी भी शख्स को फीवर आता है तो वो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाता है और
शुरुआती तौर पर यही होता है कि वायरल का इलाज चलता है, अगर वायरल की जो दवाइयों से वो ठीक नहीं होता तो उसका डेंगू का इलाज चलता है। इस तरह से एक प्रोसेस के थ्रू वो आगे बढ़ते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी शुरू होती हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, कोई निपाह से अगर ग्रसित हो गया है, कोई वायरस निपाह वायरस की चपेट में आ गया, तो कितने दिन तक आदमी सरवाइव कर पाएगा, व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा बिना टेस्ट के? जी, जैसा मैंने पहले बोला कि 40 to 75% केस फैटेलिटी है। मतलब अगर 100 लोगों को निपाह हो रहा है तो अप टू 75 लोग सरवाइव नहीं करेंगे। तो इसकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत हाई है। कितने दिन तक सरवाइव करेगा इस पर डिपेंड करता है कि उसको ट्रीटमेंट किस प्रकार का मिलता है या आदमी की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। बट डेफिनेटली ये डिजीज ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू अदर डिजीजेस और इसकी केस फैटेलिटी हाई है। तो अगर ऐसे पेशेंट जो उस एरिया में हैं या जो प्री डिस्पोज्ड हैं तो उनको प्रॉपर कंसल्टेशन, और जैसे मैडम ने बताया कि इसके टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये जितनी भी डिजीज है इनके सिम्टम्स अनफॉर्चुनेटली सिमिलर है, जैसे नॉर्मल फ्लू है या डेंगू है या आपका कोरोना है या निपाह है। इनके जो लक्षण आप देखेंगे तो लक्षण पे डिफरेंशिएट करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। जो डिफरेंशिएशन है वो मेनली हिस्ट्री बेस्ड है, वो पेशेंट का जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ गया था, किस तरह की हिस्ट्री, और मेनली टेस्ट बेस्ड है। तो अगर हमारे सस्पिशन है तो हमें वो सारे टेस्ट कराने चाहिए और उसके आधार पर आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए। सुरुचि जी, शुरुआती जब निपाह में कोई ग्रसित होता है, निपाह वायरस की चपेट में आता है, तो शुरुआती एहतियात क्या बरतनी चाहिए? शुरुआत में तो जब तक टेस्ट होंगे, जब तक ये रिपोर्ट आएगी, क्योंकि कोरोना के टाइम में देखा गया 48 घंटे, 72 घंटे और किसी की तो उससे भी ज़्यादा वक्त में रिपोर्ट आई। तो ऐसे में शुरुआती जब लक्षण जिनसे पहचाना जा सके और शुरुआती ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो आदमी अपने घर पर शुरू कर सके? इसमें ये कहना चाहूँगी कि कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम है, आपका रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो आपको वही चीज़ें जैसे आप कोविड में कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अलग रखें, डिस्टेंसिंग करके रखें अपने अदर फैमिली मेम्बर से, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। और बुखार आ रहा है तो प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन डाइट रखिए, अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत लाइट एक्सरसाइज, अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है, रेस्ट करें और अच्छे से पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें। कोई भी बिना धुला हुआ खाना लाइक कच्चा खाना जो आप खाते हैं वो ना लें, धुल के वेजिटेबल या फ्रूट्स ही कंज्यूम करें और अपने डाइट का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और हैंड सैनिटाइज करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं उस चीज़ से जब तक कि आपकी रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल, रजनी जी आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो मांस का सेवन करते हैं, जो मांस खाने के शौकीन होते हैं, क्या उनको ऐसे वक्त में थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए जो इस समय वक्त चल रहा है? ट्रांसमिशन है वो 3 तरह से हो रहा है। या तो हम जो जानवर इन्फेक्टेड है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या उनके ब्लड यूरिन फीसेस जैसे पिग्स या बैट्स। तो जो अगर मांस खा रहे हैं तो जो खाने वाला है वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में यूजुअली नहीं आता है, बुचर्स आ सकते हैं, पर खाने वाला डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो अगर आप पिग का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि पका हुआ पिग ही के कांटेक्ट में आए, उसके यूरिन फीसेस और बॉडी फ्लूइड जैसे सलाइवा इसके कांटेक्ट में आने से बचे। दूसरा बचाव का तरीका ये है कि जो कटे हुए पेड़ से गिरे हुए फल हैं, जो कटे हुए हैं, उनको नहीं खाना है। बिना कटे हुए फल जो जिसको गिरा दिया उनको खाने से अवॉइड करें। बिना कटे हुए फलों को अच्छे से धुल के खाएं। और तीसरा, अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो उससे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही इंटरेक्ट करें विथ मास्क, सैनिटाइजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये 3 मेन मेथड हैं इससे बचने के। रजनीश जी, कोई आखिरी सलाह निपाह को लेकर अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? जी, सलाह तो यही है कि जो मेजर्स हमारे कोविड में कारगर हैं वही हमारे निपाह में भी कारगर हैं। तो इन चीजों को हमें भूलना नहीं है। मास्क पहनना, सैनिटाइजर से यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करना, यही चीजें हमें निपाह से भी बचा सकती है और कोविड से भी बचा सकती है, थर्ड वेव से बचा सकती है। तो ये हम अपने सारे प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखें। इसके अलावा स्टीम लेते रहें? टीम का ऐसा निपाह में तो कोई खास रोल नहीं है, हमें बेसिक तो यही प्रिकॉशंस रखने। टीम एक एडेड बेनिफिट कर सकता है पर निपाह से बचाने में हमें हेल्प नहीं करेगी। सुरुचि जी, आप कोई आखिरी सलाह दर्शकों को देना चाहें कि निपाह से किस तरह से बचना चाहें और साथ ही साथ कोविड से किस तरह से, क्योंकि अभी कोविड की भी तीसरी लहर आने की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है? जी बिल्कुल, सब में वही लागू है, चाहे कोई भी वायरस जो रेस्पिरेटरी इलनेस से स्प्रेड होता है,
कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये सबको वही फॉलो करना है। सारे रेस्पिरेटरी इलनेस, सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस आपके इससे काफी हद तक स्प्रेड इनका प्रिवेंट हो सकता है। निपा को पर्टिकुलरली लेकर आप कुक्ड फूड ही लें, हाफ कुक्ड फूड ना खाएं। जो भी वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में उपलब्ध हैं उसको धो के ही उसका कंजम्पशन करें। जो डायरेक्ट आप लोग पेड़ से तोड़ के बिना धुले हुए खा लेते हैं वो उस समय अवॉइड करें, क्योंकि निपा ये बैट, यूरिन और सलाइवा इन्फेक्टेड फ्रूट से होता है ज्यादातर, तो उसको प्रिवेंट करें। और मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सुरुचि जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ जो जानवरों की बात की जा रही है उनमें सिर्फ पिग से दूरी बनानी है, सुअर से दूरी बनानी है, कोई और भी जानवर जिसमें निपाह पाया जाता है उससे भी दूरी बना के रखनी है? और क्या ये जानवर से जानवर में भी फैलता है? जी बिल्कुल, ये एनिमल को भी हो सकता है। ये निपा वायरस एनिमल टू एनिमल भी हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है, और ह्यूमंस को होने के बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसमें स्प्रेड होता है। तो इसकी स्प्रेड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और ये जेनोटिक डिजीज है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, ये जेनोटिक डिजीज है। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, ये बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया, कई जगह इसके केसेस पाए गए हैं। और ये एनिमल में भी हो सकता है और ह्यूमंस में भी हो सकता है। तो कुक्ड, फुल्ली बॉइल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करें, हाफ कुक्ड को ना कंज्यूम करें। सुरुचि जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ रजनीश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट ने जिस तरह से बताया है कि जिस तरह से कोरोना के लक्षण है और कोरोना में एहतियात बरती जाती है, उसी तरह से आपको निपा में भी एहतियात बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। इसके अलावा अगर जरा भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें, खुद को क्वारंटीन कर लें, अपने परिवार से दूरी बना लें और दूसरों में ये ना जाए, इस बात का ध्यान रखें, एहतियात बरतें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.